इसका मतलब है कि सेना की तैयारियां भरपूर थी। सीज फायर की घोषणा वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि सीज फायर की घटना से भारत की संप्रभुता गिरी है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व कालखंड में। इससे भारत की सेना का मनोबल गिरा है, भारत की सेना का अपमान हो रहा है। कई घटनाएं हुई, हमारी सरहद के भीतर गोलाबारी हुई है। कहाँ गया प्रधानमंत्री जी का गोला? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर आक्रमण करवाया, जहां से आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा भारत में जनहानि की जाती थी। उसको इंदिरा गांधी ने जब आदेश दिया भारत की सेना को, तो मुझे लगा कि फिर से 1971 होगा, और 1971 होगा तो क्या होगा कि नरेंद्र मोदी जी अब पीओके को भारत की सरहद का हिस्सा बनाए। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, जो विधानसभा में उप मुख्य सचेतक भी हैं समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश यादव के भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। कई मुद्दों पर पिछले दिनों इन्होंने बयानबाजी की है, जिसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है कि आखिर डॉक्टर आर.के. वर्मा इतना मुखर होकर क्यों बोलते हैं। तो आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। वर्मा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, जिस तरह से दोनों देशों के बीच वार्ता हुई, बहुत सारे नेताओं ने सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन सीज फायर पर सवाल कुछ नेता इस उठा रहे हैं, खासकर कांग्रेस के जयराम रमेश ने सवाल उठाया है, अन्य नेताओं ने भी, कि देश इतनी मजबूत स्थिति में है तो फिर सीज फायर क्यों किया गया, और सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ एक हिस्सों में गोलीबारी की। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पूरे देश को 2 बार दुख मिला है। एक तो पहलगाम की घटना में, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला करके हमारे पर्यटकों की जान ली, पूरा देश दुखी हुआ। और उस घटना के 14 दिन के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जवाबी कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों पर करवाई। भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से एक जवाबी कार्रवाई करी और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और आपने हमारे देश के रक्षा की प्रेस को भी आपने सुना होगा, विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ये बात कही गई कि हम अपने सही टारगेट पर अपने टारगेट को अचीव कर रहे थे, जो हमने हमला करने से पहले बनाए थे। इसका मतलब है कि सेना की तैयारियां भरपूर थी, और सेना की योजना जो थी वो परिपक्व थी। लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनकी मध्यस्थता में अनाउंस किया जाना, ये पूरे देश के लिए बड़ा दुख देने वाली बात है। और इससे देश की जो संप्रभुता है वो पूरी दुनिया में गिरी है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बड़ा प्रदर्शित किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे मेरे एक बार कहने पर कई देशों मैं यही बात मैं संवैधानिक शब्दों में मैं कह रहा हूं कि सीज फायर की घटना से भारत की संप्रभुता गिरी है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व कालखंड में। इस बात को लेकर के पूरा देश सवाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी ही सवाल नहीं कर रही है, पूरा देश इस बात के लिए सवाल कर रहा है कि जब हमारी भारत की सेना ने सही अपने टारगेट को अचीव किया और सेना आगे बढ़ती जा रही थी, तो अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों? क्या इससे भारत की सेना के मनोबल को नहीं गिराया गया? इससे भारत की सेना का मनोबल गिरा है, भारत की सेना का अपमान हो रहा है। भारत की सेना पूरे मनोबल से, अपने शौर्य, अपने पराक्रम से, अदम्य साहस से अपने दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही थी। और उन परिस्थितियों में जब हम एक बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे थे, अचानक इस तरीके का ऐलान कर दिया जाए, सीज फायर का ऐलान कर दिया जाए, और उसके बाद अगले दिन बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि उनकी तरफ से अगर सीज फायर के बाद गोली चलेगी तो हम गोला बरसाएंगे। अरे, हमारी भारत की सेना तो पहले गोला बरसा रही थी, उसको आपने रोका। और आज सीज फायर के बाद कई घटनाएं हुई हैं, कई घटनाएं हुई हैं, हमारी सरहद के भीतर गोलाबारी हुई है। कहाँ गया प्रधानमंत्री जी का गोला? तो इससे भारत की सेना का मनोबल गिरा है, देशवासियों का मनोबल गिरा है, और वैश्विक पटल पर भारत की संप्रभुता गिरी है।
उस पर चोट लगी है, वो आहत हुई है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे अमूमन देखा गया कि कई विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद होते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जब विपक्ष भी पूरी तरीके से आपके साथ था, विपक्ष ने कहा था कि सरकार की हर कार्रवाई में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उसके बावजूद सरकार केवल अमेरिका के सामने, या आपको लगता है कि कोई बड़ा वैश्विक दबाव था? देखिए, कोई बड़ा वैश्विक दबाव नहीं था। आज भारत पहले के भारत से मजबूत स्थिति में है, लेकिन भारत का नेतृत्व, जिसका मनोबल मजबूत नहीं है, भारत का नेतृत्व साहसी नहीं है। आप 1971 को याद करिए, तब भारत अमेरिका के सामने क्या था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर आक्रमण करवाया, और अमेरिका उस समय भी, आप उस घटनाक्रम को याद करिए, समाचार पत्रों में छपी हुई खबरों को याद करिए, आपको मिल जाएंगी, जिसमें अमेरिका बार बार बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध रोको, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, हमने दुश्मन पर हमला किया है तो नेस्तनाबूद करने के लिए। और उन्होंने वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा, जहां से भारत में अशांति फैलती थी, जो भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जहां से आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा भारत में जनहानि की जाती थी, उसको इंदिरा गांधी ने जब आदेश दिया भारत की सेना को, भारत की सेना ने उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? वो भी 14 दिनों के युद्ध में। मुझे खुशी हो रही थी कि हमारे देश के पर्यटकों ने जो अपनी शहादत दी पहलगांव में, 14 दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान चलाया, तो मुझे लगा कि फिर से 1971 होगा, और 1971 होगा तो क्या होगा, मुझे लगा कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो पीओके है, जहां पर भारत की सरहद के भीतर जो पाकिस्तान में पोषित होने वाले आतंकवादी हैं, घुस करके हमारे यहाँ जनहानि करते हैं, हमारे देशवासियों को जान लेते हैं, हमारे सैनिकों की जान लेते हैं, हम उस पीओके पर अपना झंडा गाड़ देंगे, यह विश्वास हम लोगों को था। इसीलिए पूरा देश, चाहे जिस राजनीतिक पार्टी में विश्वास करता हो, पूरा देश इसी बात पर एक मत था कि नरेंद्र मोदी जी अब पीओके को भारत की सरहद का हिस्सा बनाए। इस बात के लिए पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था, लेकिन देश का विश्वास टूटा है। हम दूसरी चर्चा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे इस पे चाहते हैं। क्या वास्तविकता में मानते हैं कि सीज फायर देश के लिए जरूरी नहीं था? देखिए, सीज फायर का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सीज फायर जिन परिस्थितियों में किया गया, मैं उसका विरोध कर रहा हूं, और उससे कोई देश का कोई नागरिक सहमत नहीं हो सकता। हम कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो एक मकसद के लिए लड़ते हैं ना। कोई भी हम घटना कारित करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है। मकसद क्या हमारा पूरा हुआ? क्या हमने अगर हम पाकिस्तान और भारत दोनों की अगर तुलना करें, हमने अपने जिन जिन रक्षा संसाधनों का उपयोग किया, हमने पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अपना आर्थिक नुकसान किया। अपने रक्षा संसाधनों को जिनको लगाया, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हमने अपना आर्थिक नुकसान किया, लेकिन बदले में हमें उपलब्धियां क्या मिली? हमने पाकिस्तान की क्षति कितना करी? उसके एवज में क्षति कम हुई है। इसलिए तब तक सीज फायर नहीं का समझौता नहीं होना चाहिए था, घोषणा नहीं होनी चाहिए थी, जब तक हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेते। और उसमें पहला टारगेट था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा बने, पीओके पर भारत का झंडा गड़े। ये पूरे देशवासियों की इच्छा थी। और हम जो बलूची जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पाकिस्तान के आतंक का, पाकिस्तान के अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े थे। हमारे पास अवसर था कि हम पाकिस्तान का एक और बंटवारा कर सकते थे। हम एक बलूचिस्तान बना करके पाकिस्तान को इतना कमजोर कर देते कि कल, आज की तारीख में मैं कह रहा हूं कि दुनिया में अगर हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, तो चाइना के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कल अगर चाइना ने अगर पाकिस्तान को मोहरा बना करके हमारे खिलाफ युद्ध अगर छेड़ा, तो हमारे लिए चिंता की बात होती है। इसलिए हमें ऐसे अवसर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम पाकिस्तान को इतना कमजोर कर देते कि कोई उसको मोहरा भी न बना सके।